नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बात आज होगी आपकी घेराबंदी की। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के सामने खुद को बीजेपी के विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के महत्वपूर्ण सिपहसालार सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप में पिछले करीब 1 साल से जेल में बंद हैं। तो वहीं उनके सबसे वफादार सिपहसालार मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में पिछले 26 फरवरी से जेल में बंद है। सिसोदिया पर सीबीआई और ईडी ने मिलकर डबल अटैक किया। सीबीआई ने सिसोदिया को शराब नीति को लागू करने में अनियमितता के आरोप में गिरफ्तार किया। सीबीआई ने उन्हें 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। वहीं जमानत से सुनवाई से एक दिन पहले ईडी ने भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में 8 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। यानी सिसोदिया पर दोनों तरफ से जांच एजेंसियों ने शिकंजा कस दिया। खुद को बुरी तरह से घिरा देख सिसोदिया ने गुरुवार को जेल से देश के नाम चिट्ठी लिखी। इस पत्र में शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया ने अपनी शिक्षा नीति पर बात की। इस पत्र में उन्होंने कहा कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री के रूप में काम करते हुए बहुत बार यह सवाल मन में उठता है कि देश और राज्य की सत्ता तक पहुंचने नेताओं ने देश के हर बच्चे के लिए शानदार स्कूल और कॉलेज का इंतजाम क्यों नहीं किया। क्यों शिक्षा को सफल राजनीति ने हमेशा हाशिए पर रखा। आज जब कुछ दिनों से जेल में हूं तो इन सवालों के जवाब खुद मिल रहे हैं। देख पा रहा हूं कि जब राजनीति में सफलता जेल चलाने से मिल जाती है या मिल जा रही है तो स्कूल चलाने से राजनीति की जरूरत भला कोई क्यों महसूस करेगा। इसी बीच आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार को हिरण्यकश्यप बताया और मनीष सिसोदिया को प्रहलाद बताते हुए कहा कि ना प्रहलाद को वो तब रोक पाए थे ना अब रोक पाएंगे। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मान बैठे थे। उसने प्रहलाद को ईश्वर की राह से रोकने के लिए अनेक प्रयत्न किए, जुल्म किए। आज भी कुछ लोग अपने आप को भगवान मान बैठे हैं। देश और बच्चों की सेवा करने वाले प्रहलाद को कारागृह में डाल दिया गया है, पर ना प्रहलाद को वो तब रोक पाए थे ना अब रोक पाएंगे। जेल में बंद सिसोदिया और दिल्ली की कमान संभाल रहे केजरीवाल ट्वीट और चिट्ठी लिखकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं, तो जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर भी केजरीवाल सरकार पर निशाना साध रहा है। सुकेश चंद्रशेखर की शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान उसने दिल्ली शराब नीति मामले में अभी और गिरफ्तारियां होने का दावा किया। इतना ही नहीं, उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कई बड़े आरोप लगाए और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होने की भी बात कही। सुकेश ने कहा कि शराब नीति मामले में केजरीवाल वजीर का काम कर रहे हैं। दरअसल शराब नीति मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पर लगातार खतरा बढ़ रहा है। केजरीवाल के 2 महत्वपूर्ण सहयोगी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं। उधर बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल सरकार की शराब नीति को लेकर लगातार आरोपों की बौछार कर रही है। तो सीबीआई और ईडी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और केजरीवाल भी निशाने पर आ सकते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी की घेराबंदी हो चुकी है। विपक्षी दलों के सवाल का जवाब किस तरह से दे और कौन देगा, यहां तक कि क्या जनता को भी यह समझना होगा कि असल में सच्चाई क्या है। भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे हैं मनीष सिसोदिया। अरविंद केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ऐसे में बचेंगे कैसे जो खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। आर.के. मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव निगम, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर प्रदीप शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन संजीव, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहते थे। अब जिस तरह की स्थिति बनती जा रही है, सुकेश चंद्रशेखर जो आरोप लगा रहे हैं कि अभी तो काफी गिरफ्तारियां बाकी हैं, सबका पर्दाफाश कर दूंगा, तो ये जो कट्टर ईमानदार की छवि बनाई गई थी, अब वो धुलती नजर आ रही है। संजीव जी। अच्छा, देखिए, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके ऊपर एक धूल डालने का प्रयास किया जा रहा है। समय समय पर समय का खेल है। आप समय का इंतजार करिए। इन सारी कसौटियों से सब हम लोग निकल करके बाहर आएंगे, क्योंकि जिन उद्देश्यों के साथ पार्टी का गठन हुआ था और हम लोग काम कर रहे हैं, वो शायद केंद्र की सत्ता को पसंद नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी मैं तो यही समझूंगा बौखलाहट है कि 30 कही जाए या क्या कहा जाए कि पूरे भारत में जो है आप
जाने जा रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, कैसे भी बना रहे हैं, खुद से बना रहे हैं, लोगों के गिरा के बना रहे हैं, जोड़ तोड़ के बना, लेकिन दिल्ली में ये प्रयोग आपका असफल रहा। तो दिल्ली में आप दूसरे तरीके से जो है बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका हम लोग डट करके मुकाबला भी कर रहे हैं। नहीं, अगर हम आपकी ये बात मान लें कि वो बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं या वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो कम से कम न्यायालय पर तो भरोसा आपको करना चाहिए, क्योंकि न्यायालय तो सारी चीजें देखकर ही कहीं ना कहीं हिरासत में भेजता है ना। अब आप ये बताइए, जो आप शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, इस नीति को तत्कालीन एलजी महोदय ने अप्रूव किया था। कोई भी चीज दिल्ली सरकार बनाती है, कैबिनेट जगह बनाती है, तो उसको एलजी महोदय अप्रूव करते हैं। और जरा सी बात में आपने देखा होगा, हर फाइल में वो ऑब्जेक्शन पुटअप करते हैं। इसके मतलब उस समय कोई इन्हें ऑब्जेक्शन था नहीं। जो पहले के एलजी महोदय थे अनिल बैजल साहब, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अब जो नए एलजी साहब आए, वीके सक्सेना जी, ये आप निकाल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। जब एलजी अप्रूव थी तो उसमें तो कोई सवालिया निशान लगना नहीं चाहिए। इसके बावजूद आपने कहा इनको आपने बना ली, फिर आपने वापस ली। तो मैं एक आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा, केंद्र सरकार ने भी किसानों के लिए एक कानून बनाया था और उस कानून को वापस लिया। अब सवाल पैदा होता है, आपने वापस क्यों लिया? क्या वजह थी जो आपने वापस लिया? तो यही आरोप तो वो लगा रहे हैं कि अगर आपकी आबकारी नीति इतनी अच्छी थी या आप सारे काम ठीक कर रहे थे, तो फिर उसको वापस क्यों लेना पड़ गया आपको? हमें जवाब दे देना। केंद्र सरकार ने 750 किसानों को जब शहीद करवा दिया बॉर्डर में, तब आपने वापस लिया, तब आपको समझ में आया। एक से एक आपके यहाँ तो योग्य लोग बैठे हुए ज्यादा। अगर हम लोग कहीं से कमी रही, हम लोग नए पॉलिटिशियन थे, पहली बार आए थे, आप तो चलाते आ रहे हैं ना गुजरात से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में। आपने जो 750 किसानों की जान ले ली, उसके बाद में आपको लगा कि ये जो है साहब कानून सही नहीं था, आपने वापस ले लिया। हमने किसकी जान ले ली? अगर हमको किसी प्रकार से संशोधन करना पड़ा तो फिर हमने उसमें किया। और अब आप ये इस तरीके के लांछन लगा रहे हो कि ये है, एक शिक्षा मंत्री भी है साथ में, वो कई विभाग देख रहे थे, तो उसका असर उस पर भी पड़ रहा है। दिल्ली के बच्चों में क्या जो है मैसेज जा रहा है? नहीं, लेकिन अब आप करेंगे क्या? आपके पास विकल्प क्या है? नहीं करेंगे क्या? मुकाबला करेंगे, फेस करेंगे। जनता के बीच में है, जनता को हमने जनता का काम थोड़ी रुकेगा। जनता को अपने नए लोग बातों। लेकिन सुकेश चंद्रशेखर जिस तरह की बात कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी तरह से और बहुत करीब से जानता हूं अरविंद केजरीवाल को कि वो किस तरह से कमीशन खाते हैं, तो इस तरह की बात एक शख्स कहता जा रहा है, लगातार आरोप लगते जा रहे हैं, उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। ये अगर सारा का सारा भरोसा जो है सुकेश रंजन के ऊपर ही है, तो फिर और भी तो लोग हैं भारत में रहने वाले, तमाम लोग हैं जिन लोगों ने दिल्ली की चुन करके भेजा है। सिर्फ आपको उनके ऊपर भरोसा करना है। दिल्ली के लोगों ने चुन करके भेजा है कि नहीं भेजा है? आखिरकार वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे। कहने को तो आरोप तमाम लगा करते हैं। अब सीबीआई अमित शाह के ऊपर भी जो है इंक्वायरी हुई थी, जब ये उस समय गृह मंत्री थे गुजरात सरकार में। आज वो गृह मंत्री है भारत सरकार। यानी ये कहने का मतलब जो सत्ता में आए, वो जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो जो चाहे कर ले। ठीक है। आर.के. मिश्रा जी, जिस तरह के काम किए जा रहे हैं, विपक्षी दल कह रहा है ये तो दमनकारी नीति है। आप सीबीआई जांच में कुछ साबित नहीं कर पाई तो आपने ईडी लगा दी उनके पीछे। देखिए रविंदर जी, यहाँ पर बड़े ही जिम्मेदारी के साथ मैं कहूंगा, जो कि आज चाहे प्रदेश की कोई सरकार हो, चाहे केंद्र की कोई सरकार हो, जितने भी फाइनेंशियल कोई प्रोसेस होता है, ये जो भी होती है, ये सारी चीज जनता के टैक्स के पैसे होते हैं। और निश्चित तौर पर जनता के टैक्स के पैसे बिल्कुल आपकी जवाबदेही भी बनती है उसी तरह से जो आपने कहाँ किसको कैसे खर्च किया। अब बात आती है जो कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये चीज और कहना चाहूंगा, जो कि अगर कोई एजेंसी अगर आपको तरीके से पूछ रही है, हर एक चीज पूछ रही है, कोई प्रश्न अगर वो जानना चाहती है, तो उसका उत्तर भी आपको बड़े ही संवैधानिक शब्द के अनुसार आपको देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है चाहे इनके मंत्री सत्येंद्र जैन जी हों या मनीष सिसोदिया जी हों या और इनके जो भी मंत्री हैं, नहीं, वो तो सवाल ये खड़े कर रहे हैं ना त्रिपाठी जी, वो मिश्रा जी, वो तो ये कह रहे हैं कि जो जितनी भी गिरफ्तारियां और छापेमारी है वो सब विपक्षी दलों ही के हैं, बाकी सब दूध के धुले हैं। नहीं, मैं तो ये कह ही नहीं रहा जो कि बाकी कोई दूध के धुले हुए हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ जिनके ऊपर में आरोप है, निश्चित तौर पर उसकी जांच भी हो रही है और प्रोसेस के साथ हो रही है। हाँ, तो जांच में क्या मिला अब तक? अगर सीबीआई ने जांच कर ली तो उसमें क्या मिला, इसको भी बता दिया जाना चाहिए था ताकि आगे की कार्रवाई हो जाती। देखिए रविंदर जी, ऐसा है, कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले कहा था जो कि सीबीआई के रेड में क्या मिला, लेकिन बहुत कुछ मिला है क्योंकि ये जांच का प्रोसेस है। और मुझे लगता है जो कि हमारे दायरे सीमित हैं, इसीलिए मैं इस तरह की बातें यहाँ पर अभी नहीं करना चाहूंगा। उसका एक आंकड़ा पेश किया आम आदमी पार्टी के लोगों ने, कहा कि 0.05 लोग दोषी पाए गए, 0.05, और 100 में से अगर यह आंकड़ा हम देखें
तो ये क्या बहुत ज्यादा लगता है? जितनी छापेमारी हुई, जितनी जांच हुई, जितने नेता गिरफ्तार हुए, उसमें मिला क्या? ऐसे में वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ सियासी खेल है। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ, मुझे थोड़ा सा डाटा रखने दीजिए। देखिए ये सारी चीजें जो है तो ट्रांसपेरेंसी तरीके से बिल्कुल साइट पे मौजूद है, जो कितने कन्विक्टेड हुए, कितने के ऊपर चार्जशीट दाखिल हुआ, कितने के ऊपर में आरोप लगाए गए, क्या क्या रिकवरी हुआ, क्या चार्जशीट में दिखाया गया, सब कुछ है। ये कोई मैं अपने घर में रखा हुआ हूँ ऐसी कोई बात नहीं, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंटेड है और ये साइट पे मौजूद है, पहली बात। दूसरी बात, हम लोगों ने जैसे देखा आबकारी नीति के ऊपर में जो स्पष्टता दिख रहा है, जो कोरोना काल के समय में 144 करोड़ रुपया जो लाइसेंस फी के माफ करने की बात थी, एक तो वो था, दूसरा जो कमीशन का फी था 5% से बढ़ा करके 12% करने की जो बात थी, ये सब सारी देखिए एजेंसियां कोई चीज पूछना चाहती है तो आप तरीके से जवाब दीजिए। आप उनको स्पष्ट, आप अगर बिल्कुल निर्दोष हैं तो इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है जो कि आपको किसी तरह का दबाव, लेकिन अगर आप जांच में सहयोग नहीं करेंगे और आप ये कहेंगे जो कि नहीं केवल आरोप लगाए जा रहे हैं हमारे ऊपर, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे लगता है जो कम से कम इस देश में कानून जिंदा है और लोकतांत्रिक देश है, हम लोग कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, तो निश्चित तौर पर ये भारत में नहीं, लेकिन वो कह रहे सवाल तो वो यही खड़ा कर रहे हैं ना कि अगर जांच होनी चाहिए तो सब पे होनी चाहिए। आपकी पार्टी में कोई जाता है तो उस पर जांच नहीं होती, और जितने भी अभी तक जांच हुई हैं उसमें कुछ निष्कर्ष निकल कर आया नहीं। खैर, डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी, आपसे थोड़ा ये कानूनी दांवपेच समझना चाहेंगे। जैसे विपक्षी दल कह रहा है कि ठीक है ये सियासी सारा काम है, लेकिन हम थोड़ा समझना ये चाहेंगे कि गिरफ्तारी को थोड़ा सा समझना चाहेंगे, और सीबीआई चूंकि जांच कर रही है, उसके बाद फिर अगर सीबीआई को कुछ नहीं मिलता है तो ईडी गिरफ्तारी कर रही है। ये पूरा खेल थोड़ा समझना चाहेंगे और कानूनी पेच भी इसका समझना चाहेंगे कि कैसे जनता समझे, कैसे एक आम आदमी भी समझे कि असल में हम कैसे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर सच्चाई क्या है और गलती क्या है। रविंद्र जी, 2022 के अगस्त सितंबर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 3 ऑफ द पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिफाई किया था कि सेक्शन 3 में क्या क्या लोग, कौन कौन से लोग किसको मनी लॉन्ड्रिंग माने, किसको ना माने। ठीक, ये सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी। ये अभी कुछ दिन पहले चैलेंज भी हुआ था कि ईडी के पास एक्चुअली इतनी पावर्स है कि ईडी 2-3 चीजें हैं जो ईडी के पास और एजेंसी से ज्यादा मजबूत हैं, ज्यादा मतलब सख्त हैं। जैसे कि यूजुअली पुलिस या सीबीआई या जो भी कोई एजेंसी है, अगर आप उनके सामने कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो 161 सीआरपीसी में कवर होती है। मतलब कि जो लोग पुलिस के सामने कोई स्टेटमेंट दी, लेकिन उस स्टेटमेंट को जब आप कोर्ट के सामने लाकर अगर पुलिस लेके आती है कि जी ये इन्होंने अपना कबूलनामा दिया है, इस बात को एक्नॉलेज कर लिया कि मैंने माना। जहां तक कि जो सीआरपीसी या सीबीआई की भी अगर बात करें, क्योंकि सीबीआई भी जो दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट है उससे ही बना हुआ है, वो उसके ऊपर भी आईपीसी सीआरपीसी वो इन्वॉल्व है, तो सीबीआई की लिमिटेड दायरे हैं। अगर सीबीआई के सामने भी कोई स्टेटमेंट दे दिया तो वो मान्य नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, क्योंकि 161 की स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर वही स्टेटमेंट जब तक कि कोई एक्यूज जज के सामने ना बोले और अपनी बात ना माने, जब जज के सामने वो मान ले तो वो 164 की स्टेटमेंट हो जाती है, 164 सीआरपीसी। वो उसको एज एविडेंस उसको वो मान्य है कोर्ट ऑफ लॉ में। लेकिन ईडी के पास जो पावर है, ईडी का जो पीएमएलए एक्ट है उसमें ये बात बिल्कुल साफ साफ है। लास्ट टाइम में जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था कि ईडी मतलब इट कैनॉट बी क्या बोलते हैं उसको, एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया था उन्होंने, अनकंट्रोल्ड पैरेट। हाँ, तो उन्होंने कहा था ईडी कैनॉट बी अनकंट्रोल्ड पैरेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो एक्ट है लॉ इस तरह से है कि ईडी के सामने अगर आपने कोई स्टेटमेंट दे दी, कन्फेशन कर दिया ईडी के सामने में, देखिए डिफरेंस देखने में ये है कि आपने 161 का पुलिस या सीबीआई के सामने दिया, वो उसकी कोई मान्यता नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई स्टेटमेंट ईडी के सामने दे दिया और उस पर आपने अपने सिग्नेचर दी कि भाई हाँ ये वो कोर्ट ऑफ लॉ में मान्य है। तो कोर्ट के सामने जब आप जाते, दूसरी बात इसमें ये दिखाई थी, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये आया था कि अनकंट्रोल्ड पैरेट नहीं होना चाहिए ईडी को। दूसरा एक इसमें ये भी उठाया गया था मुद्दा
कि ईडी कोई जरूरी नहीं है कि आप जब जाए जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाए, तो जैसे कोई भी अगर आईपीसी में, पुलिस या सीबीआई में अगर कोई है तो चार्जशीट फाइल करते, चार्जशीट की कॉपी उनको दी जाती है, या जो कोई कंप्लेंट है उसकी कॉपी उसको दी जाती है। लेकिन एक यहाँ पर ये भी पेच फंस जाता है ना सर प्रदीप जी, कि अगर सीबीआई आपसे बातचीत कर रही, पूछताछ कर रही, कुछ नहीं निकलता है, उसके बाद अगर ईडीआई एंटर हो जाती है तो फिर तो गिरफ्तारी निश्चित हो जाती है। गिरफ्तारी की बात, फिर आपको जमानत भी नहीं, माफ कीजिएगा, फिर आपको जमानत नहीं मिल सकती है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ईडी का स्टेप इन होना वो तभी हो पाएंगे क्योंकि जब उनके पास सीबीआई एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके ईडी को देती है। अगर कोई भी ऐसा मसला जिसके अंदर 2 करोड़ से ज्यादा का इन्वॉल्वमेंट है तो वो ऑटोमेटिकली मैटर सीबीआई ईडी के पास चला जाता है। ठीक है। ईडी को जब इन्वेस्टिगेशन होती है, अभी जैसे इस केस में जो न्यूज़पेपर से या न्यूज से मुझे पता लगा कि अभी ईडीआई की टीम ने इनको इंटेरोगेट किया था मनीष सिसोदिया जी को कोर्ट में जाके। तो अभी बहुत प्रिलिमिनरी है ये बात कहना कि क्या डॉक्यूमेंट उनके हाथ लगे या क्या स्टेटमेंट उन्होंने दी, क्योंकि हम लोगों ने वो डॉक्यूमेंट्स तो देखे नहीं है। लेकिन ईडी भी कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो भी तो वो डॉक्यूमेंट अपने जाएंगे और कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और ऐसे ही किसी को रख दिया तो वो फिर ह्यूमन राइट्स के अंडर वो आ जाते हैं, उनके ऊपर भी एक्शन होता है। तो ऐसा होना बहुत कम होता है कि ईडी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स ना हो और वो कोई उसके ऊपर एक्शन ले ले। जी, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम लेंगे, उसके बाद वापस लौटेंगे, कुछ और कानूनी पेचों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे आपसे। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार घिरती जा रही है, चुनौती उसके सामने बड़ी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही है, केंद्र सरकार को हिरण्यकश्यप बता दिया है और मनीष सिसोदिया को बता दिया है प्रहलाद, और कहा कि जनता सब देख रही है, तब नहीं जीत पाए या तब गलत नहीं कर पाए प्रहलाद का, तो अब क्या करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि दूसरी तरफ से एक पोस्टर जो है वो ट्वीट किया गया है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अरविंद केजरीवाल को और उनके मंत्रियों को दागदार बता रही है। तो पोस्टरवार सियासत अलग चीज है, कानूनी दांवपेच अलग चीज है, जिसके जरिए जनता को समझना होगा, जो लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई असल में हकीकत क्या है और जो चल रहा है उसमें और हकीकत में अंतर क्या है। सवाल ये खड़े हुए कि भाई अब आम आदमी पार्टी का क्या होगा, और जिस तरह से एक के बाद एक उनके नेता भ्रष्टाचार के चलते जेल के अंदर जा रहे हैं, सलाखों के पीछे जा रहे हैं, उससे पार्टी पे ही सवाल खड़े हो गए। सवाल ये भी उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी इतनी ज्यादा मुस्तैद हो गई है या इतनी ज्यादा मजबूत हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को डर सताने लगा है। इस तरह के भी कई आरोप लगे। तो निगम साहब, सबसे बड़ी चीज ये है, क्योंकि आपके सामने चुनौती ये खड़ी हो रही है, बाकी विपक्षी दलों के सामने भी चुनौती यही खड़ी हो रही है कि भाई क्या किया जाए, और ये जो जांचें हैं ये झूठी बताई जा रही हैं, कि कविता भी लगी हुई हैं, वहां पर प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसे में क्या लगता है कि विपक्षी दल जो है वो एक साथ आएंगे इस मुद्दे को लेकर और कानूनी रूप से जो है न्यायालय में जाने की कोशिश करेंगे और कानूनी रूप से सारे सवाल करना शुरू करेंगे, या सिर्फ जनता की अदालत तक ही आप सीमित रहेंगे? वो एक अलग पहलू है, विपक्षी लोग मिलकर के क्या करते हैं। अभी हाल में एक चिट्ठी तो लिखी है प्रधानमंत्री महोदय को, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है, आप भी देख रहे होंगे, लगभग 9 साल हो गए मोदी साहब को प्रधानमंत्री बने हुए, होने वाले हैं। आपने देखा होगा, मेरा कोई लेना देना नहीं है, सीधे जब बात आती है साहब, जब रॉबर्ट वाड्रा वाला केस खुला था, अरे कोई एंड तक आप ले ही नहीं गए, 9 साल हो गए। अभी उनको जहां भी चुनाव आएंगे, अभी 24 वाला था, फिर आप झुंझुना लेकर खड़े हो जाएंगे। नहीं, हमने ये पूछा, हमने संजीव जी ये पूछा हमने कि जनता की अदालत तक ही सीमित रहेंगे या न्यायालय पर भी भरोसा करेंगे आप लोग? भाई न्यायालय पर तो पूरा भरोसा है ही है। भाई न्यायालय से तो कोई भारत देश से जो हम प्रेम करते हैं, भारत की न्याय व्यवस्था है, उस पर हम भरोसा करते हैं, उससे थोड़ी अलग बाहर है। यहाँ जनता वाली बात होती, जनता के बीच में जाते हैं, बराबर जा रहे हैं जनता के बीच, जनता तो हमें सफल मिल ही रही है, आपने देखा है। अब मैं सवाल ये करता है, आप देखिए ना जी, आपके सामने ताजा उदाहरण आता है कर्नाटका वाला, अभी हफ्ते पर शायद हुए होंगे, कर्नाटका में विधायक के बेटे के घर से मिला नगद कैश 8 करोड़ रुपया, आपने भेजी ईडी, आपने भेजा सीबीआई, आपने लिया रिमांड पर। तो यहाँ पर शक पैदा होता है कि आप क्या चुन चुन करके खेल कर रहे हो। अगर वाकई कोई घटना घटी, मुझे तो लगता नहीं है कि शायद ये जो है कैसे आ गया मामला खुल करके, या तो इनको भी आप बाहर निकलना चाह रहे होगे अपनी पार्टी से, इसलिए ये मामला खुल गया। ये तो आपके मामले खुलते कहाँ हैं? मामले अगर आते भी है तो खुलते नहीं है। अगर ये मामला खुला है तो इसमें आपको लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहिए। तो यहाँ से शक पैदा होता है कि आप जो है आर के मिश्रा जी,
वो कह रहे हैं कि पैसा पकड़ा गया, ईडी भेजी क्या, आडवाणी वाला केस आया, ईडी भेजी क्या, येदियुरप्पा का केस आया, ईडी भेजी क्या, शुभेंदु अधिकारी का केस आया, ईडी भेजी क्या। विपक्षी दलों पर इतनी तेज कार्रवाई। बिल्कुल स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा, जो कि आज मनीष सिसोदिया जी को एजेंसी जब पूछ रही है तो निश्चित तौर पर उनको हर एक बातों का जवाब देना चाहिए। यहाँ पर कॉपरेट ही नहीं कर रहे, सहयोग ही नहीं कर रहे। आपको कैसे पता कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं सर। अगर देते, जब चीजें बाहर ही नहीं आती और सारी चीजें स्पष्ट हैं, गुप्त रखी जाती, तो आपको कैसे पता कि वो जवाब नहीं दे रहे? नहीं, क्वेश्चनिंग जैसे होनी चाहिए, और जब सारे बातों का अगर जवाब दे देते तो मुझे नहीं लगता है जो कि कहीं पे भी कोई दिक्कत आती। तो इसके साथ ही वो ये सवाल भी तो खड़ा कर रहे हैं कि आपने कितनी छापेमारी करवा ली। आप चलिए ठीक है, अगर मनीष सिसोदिया दोषी है या आप मान रहे हैं, अभी तो फिलहाल आरोप है, वो तो साबित होने में वक्त लगेगा, लेकिन फिर आपके लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आपका कोई नेता पकड़ा जा रहा है तो वहां इतनी ही तेजी क्यों नहीं दिखाई जा रही? देखिए, एक चीज तो मैं यहाँ पर जरूर कहूंगा, जो कि यहाँ पर जिस तरह से केवल आरोपों की जो झड़ी लग रही है, जिस तरह से आप कह रहे हैं, जो कि शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे नारायण नराने हो, चाहे आप कर्नाटक की बातें कर रहे हैं, हर एक चीज का अगर मैं कहता हूं, जो कि आज ठीक है केंद्र में आज भाजपा सरकार है और आपको लगता है जो कि नहीं ये हमें हमारे साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं, तो मुझे लगता है न्यायालय की व्यवस्था खुली हुई है, जाइए जा करके अगर कोई भी बात। एक चीज बताइए, आप तो बड़ी नहीं, वो तो सवाल हमने पूछा, लेकिन सवाल फिर वहीं पर आ जाता है, सवाल फिर वहीं आ जाता है कि बाकी तेजी उन लोगों पर क्यों नहीं दिखाई जाती जो आपके जब नेता पकड़े जाते हैं। वो यही सवाल संदीप निगम जी कर रहे हैं। खैर, डॉक्टर प्रदीप जी, आखिरी टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे। जिस तरह से सीबीआई ईडी पर भी केसों का एक तरह से देखा जाए दबाव पड़ रहा है, लेकिन अगर ये आंकड़े सामने आते हैं कि भाई 100% जो जांच हुई उसमें 0.05 लोगों को ही दोषी पाया गया, तो क्या आपको लगता नहीं इससे ईडी और जो हमारी देश की जो जिस पे बहुत भरोसा करते हैं लोग, उन जांच एजेंसियों की साख पर भी जो है क्वेश्चन मार्क लगेगा? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है रविंद्र जी, लेकिन एक प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, अनलाइक जैसे एफआईआर होती है, एफआईआर की एक्यूज को कॉपी दी जाती है कि उसके खिलाफ उसको पता होता है कि उसके खिलाफ एलिगेशंस क्या है। जो ईडी के केस में होता है उसको बोलते हैं हम ECIR, एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला पहले भी मैंने जैसे भी बताया लास्ट ईयर आया था कि ईडी की पावर्स ऐसे हैं, इनको कर्टेल कर दिया जाए। तो एक सवाल, एक छोटा सा सवाल बीच में, माफ कीजिएगा, रुकना चाहेंगे। क्या जांच एजेंसियां वास्तविक रूप से स्वतंत्र हैं? देखिए, स्वतंत्र तो है ही, स्वतंत्र है तभी तो कोई भी एक्शन ले लेती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अब अंदर से क्या होता होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट नहीं, लेकिन अदरवाइज ऑन द फेस ऑफ इट आपके पास एक्ट तो है ही ना। कोई भी एजेंसी होगी तो एक्ट के भीतर ही रह के करना पड़ेगा, क्योंकि ईडी में एक बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब बोला गया कि बेल के जब अरेस्ट करते हैं ईडी के केस में, तो उसमें अरेस्ट का रीजन आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है कोर्ट के सामने कि व्हाई द कस्टडी ऑफ दिस पर्सन इज रिक्वायर्ड एंड व्हाई इट इज नेसेसरी। ठीक है, अब चूंकि आज सुनवाई भी है, देखना है उसमें सारी चीजें जल्दी सामने भी आ जाएंगी कि किस आधार पर जो है वो गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें रविंद्र जी एक बात मैं और बोलना चाहूंगा जी। एक्चुअली ईडी के केस में जो थोड़ा सख्त होता है वो इसलिए होता है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग हिमसेल्फ इनोसेंट, वो अपने आप को जो आपने इनोसेंट प्रूव करना है, वो दैट बर्डन लाइज ऑन द एक्यूज पर्सन। ठीक है, मतलब अनलाइक की भाई जैसे पुलिस वाले केस में पुलिस को दिखाना होता है कि भाई ये एक्यूज था, ये इसके साथ जो चार्जेस लगाए हैं वो प्रूफ उनको करना होता है। ठीक बात, इसमें अदर वे राउंड है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन सवाल ये है कि जनता कैसे समझे कि सही क्या है, गलत क्या है। और अगर आने वाले पल में ये दोषी साबित होते हैं तो सीधी सी बात है, जो कट्टर ईमानदार की छवि है वो खत्म होगी। लेकिन अगर आने वाले वक्त में बरी हो जाते हैं तब किस पर सवाल खड़े होंगे, और तब जनता भी ये देखेगी और जनता भी उसके जवाब जरूर देगी। लेकिन फिलहाल अभी देखना यह है कि आने वाले समय में जैसे जैसे जांच या कार्रवाई शुरू होगी वैसे वैसे तस्वीर भी साफ होती जाएगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।